हाय एवरीवन, दिस साइड शशिर। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस पीआईटी 2024 और 2025 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, ईवीएस और सीडीपी कह लीजिए या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए। तो 80 नंबर की प्रिपरेशन हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने करा भी दिए, आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, केवीएस पीआईटी 2024 2025। तो चलिए, आज जो ये पेपर है, ये आपका 24 तारीख का है। 24 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। सीडीपी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है जो कि 24 फरवरी को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रोथ इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। बिल्कुल भाई, जो वृद्धि है क्या गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन इसमें शामिल होता है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग, मतलब मैच्योरिटी के बाद, एक प्रॉपर मैच्योरिटी के बाद जो वृद्धि है हमारी रुक जाती है, ऐसा है। थर्ड, डेवलपमेंट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो विकास है हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। फोर्थ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, जो विकास और वृद्धि है दोनों सदैव साथ चलती है। बताइए, इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भैया। ग्रोथ जो है एक जब परिपक्व हो जाते हैं, हम प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं, तो हमारी जो वृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद कभी भी हमारा हाथ पैर लंबाई वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 42 है, इन प्रॉक्सी मॉडेस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स हैपन फ्रॉम। यहाँ से देखिए जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटर टू इनर, मतलब बाहर से भीतर की ओर। हेड टू टो, सिर से पाँव की तो और। थर्ड, केंद्र से बाएं की दिशा में। एंड फोर्थ, पैर के अंगूठे से सिर की तरफ। देखिए एक चीज याद रख लीजिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। कितने दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल, ठीक है, सिफेलोकॉडल हमेशा याद रखिएगा। सी मतलब सिर, ठीक है। सिर से पैर की तरफ जब कोई भी विकास हो तो किसको सिफेलोकॉडल कहेंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से, मतलब बाहर की तरफ जब विकास हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। तो आई होप सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 42 बताइए जल्दी जल्दी से। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेंटर टू आउटसाइड क्या हो जाएगा, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। और सी फैलो मतलब सिर, सिर से पैर तरफ, ठीक। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हैज लर्न टू क्रॉल विदाउट एनी सपोर्ट और ट्रेनिंग, दिस चेंज में बी एट्रीब्यूटेड टू डैश। मतलब एक बच्चा है कि बिना किसी के हेल्प की या ट्रेनिंग के रेंगना सीख जाता है, ठीक है, रेंगना सीख जाता है। यह परिवर्तन क्या कहलाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई। अगर हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो वो उसको क्या कहेंगे। पहला है ग्रोथ, वृद्धि, मैच्योरेशन, परिपक्वता, डेवलपमेंट, विकास। चौथा है अधिगम। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर डेवलपमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 43 क्वेश्चन है। अच्छा, मैच्योरेशन, इसका राइट आंसर मैच्योरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या 43 का राइट आंसर आपका मैच्योरेशन हो जाएगा, ठीक। हाँ, आगे चलते हैं। 44 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एडोलेसेंस के बारे में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। एडोलेसेंस स्टेज प्रमोट्स न्यू रिलेशन विथ एज मिड्स ऑफ, मतलब जो किशोरावस्था है, किस समान आयु के साथ अपने दोस्तों के साथ नए संबंध बढ़ाता है या उनसे रिलेशन बनाता है। सेम एज के साथ, या अपोजिट सेक्स के साथ बस, या बोथ सेक्सेस मेल फीमेल दोनों के साथ, या रिच जो बैकग्राउंड बहुत अमीर हो तुम आओ, ऐसे लोगों के साथ। बताइए जल्दी से। जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो आप मतलब किस कैसे दोस्त बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए जल्दी से। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बोथ सेक्सेस मेल फीमेल दोनों के साथ, ठीक है। दोनों लिंगों के साथ ये दोस्त। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैपेंस इन एज ग्रुप। तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा है, इनका जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये पूछ रहा है कि किस एज ग्रुप तक होता है। आसान क्वेश्चन पूछा है, बताइए। जन्म से 2 साल, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष की आयु के बाद। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितना, 7 से 11 वर्ष, ठीक। आगे चलते हैं।
46 पे चलते हैं। चिल्ड्रन अज्यूम अफेक्शंस कॉम्प्लेक्स फीलिंग टुवर्ड्स फैमिली ड्यूरिंग द एज ग्रुप। मतलब किस आयु समूह के बालकों में परिवार के प्रति प्रेम सामान्य भावनाएं विकसित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया किस एज में जो बच्चे हैं उसको परिवार के प्रति प्रेम आ जाता है, उनको भावनाएं आ जाती हैं अपने परिवार की तरफ। बताइए जल्दी से। 5 से 8 साल, 9 से 11 साल, या 12 से 14 साल, या आप 14 साल बाद। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आसान है। बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, क्या थर्ड हो जाएगा? फ्रॉम 12 to 14 ईयर्स, 12 से 14 वर्ष की आयु। चलिए 47 पे चलते हैं। With regard to levels of character development, self-centered age refers to stage refers to age with the group। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है चरित्र, हमारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट को लेके ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरित्र विकास के स्तरों के संबंध में आत्म केंद्रित चरण, जिसको सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कहते हैं, का संबंध किस आयु के वर्ग से है? ये बताइए जल्दी से। मतलब हमारे जो चरित्र का विकास है, ये सेल्फ सेंटर स्टेज मतलब आत्म केंद्रित चरण का जो संबंध है, ये किस वर्ष से है? बताइए जल्दी से। 2 से 6, 4 से 10, 10 से 13, या 13 साल बाद। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? फ्रॉम 2 to 6 ईयर, मतलब 2 से 6 वर्ष। ठीक है, क्या 2 से 6 वर्ष। 48 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? बताइए जल्दी से। मतलब डेवलपमेंट को लेके, इमोशनल डेवलपमेंट को लेके, संवेगात्मक विकास को लेके, इसमें से कौन सा कंटेक्स्ट, कौन सा लाइन सही है बताना है आपको। मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एंड सोसाइटी। मतलब जो हमारा नैतिक और जो धार्मिक ट्रेनिंग कह सकते हैं, या परीक्षण कह सकते हैं, कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे घर की और सोसाइटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सेकंड है, मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ये मोरल और रिलीजियस जो हमारी ट्रेनिंग है, ये छोड़ देना चाहिए कि आप इंडिविजुअल के ऊपर, कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, सीखो या मत सीखो। ठीक। थर्ड है, मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। मतलब ये स्कूल का मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग जो है, नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण जो है, ये स्कूल का एक पार्ट होना चाहिए, स्कूल प्रोग्राम का। फोर्थ है, मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी लेफ्ट टू द कंसर्न रिलीजन्स। मतलब जो नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण है, इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो भी धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से क्या सही है। 48 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा? मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पे। विच कैरेक्टरिस्टिक में नॉट बी पॉसेस्ड बाई सोशली मैच्योर पर्सन। मतलब इसमें से सामाजिक रूप से एक परिपक्व व्यक्ति है भाई, इनमें से कौन सी विशेषता उनकी नहीं होनी चाहिए? क्रिटिकल ऑफ द इविल्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। मतलब समाज में भैया बुराइयां और कुरीतियों की आलोचना करें। सेकंड है, इनडिसिवनेस और एट टाइम ऑफ क्राइसिस। संकट की घड़ी में अनिर्णय लेने की स्थिति। मतलब आप परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप क्या डिसीजन न ले पाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो। थर्ड, अनुकूलक व्यवहार और समायोजन करने की क्षमता। मतलब चीज़ों को आप एडॉप्ट कर लें और एडजस्ट कर लें। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है। फोर्थ है, रेस्पेक्ट फॉर द अपोजिट सेक्स। मतलब अपने विपरीत लिंग के प्रति उनको क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बताइए जल्दी से। 49। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। संकट की घड़ी में अनिर्णय लेने की स्थिति क्या होती है? क्या होती है? इनडिसिसिवनेस एट टाइम ऑफ क्राइसिस। मतलब ये जो सोशल मैच्योर पर्सन होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तीनों होनी चाहिए। 50 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न ऑफ। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। मानव विकास का जो संबंध किससे है भैया? बताइए, सोशियोलॉजी से है, साइकोलॉजी से है, एंथ्रोपोलॉजी से है, बायोलॉजी से? बताइए, क्वेश्चन बहुत आसान है। बिल्कुल भाई, हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहीं से, इसी से रिलेटेड होगा। आगे चलते हैं। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडिक्वेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग क्रिएटिव। मतलब आपको क्रिएटिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक आईक्यू जो है, आपका इंटेलिजेंस लेवल है, जो एक मतलब लेवल पर्याप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है,
वन मे नॉट possess हाई इंटेलिजेंस विदाउट हैविंग क्रिएटिव एबिलिटीज, मतलब सृजनात्मक योग्यता के बिना, मतलब आप जो उच्च बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती है। अगर आप क्रिएटिव हैं तभी आपकी जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा होगी। थर्ड है क्रिएटिविटी टेस्ट ऑल्सो मेजर स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो क्रिएटिविटी टेस्ट होता है, सृजनशील परीक्षण होता है, ये हमारे स्पीड को भी और एक्यूरेसी को भी मेजर करता है। फोर्थ है कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारी अभिसारी चिंतन होती है हमारे बुद्धि का, हमारे इंटेलिजेंस का एक बेस होता है। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा राइट आंसर है 51 का, बताइए। बिल्कुल भाई, जो अभिसारी चिंतन होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, दो प्रकार की थिंकिंग होती है। ठीक है, जब खुले अंत वाले बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको एक चीज एक जगह बंद करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके कई सारे हो, उसके सोचने के तरीके, उसके आइडियाज, तो ये किस में आ जाएंगे, अभिसारी चिंतन में आ जाएंगे। 52 पे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ, देखिए फिर वही मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स कहाँ से आएंगी, फीलिंग कहाँ से आ सकती है, इमोशन से आ सकती हैं। ठीक है, तो इमोशन से आएगा तो ये किस डोमेन में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भैया, कि जो हमारी इमोशंस की भावना है ये कहाँ से आएगी, बताइए जल्दी से। ये जो, चलिए टच हो गया था गलती से, चलिए बताइए जल्दी से, फीलिंग्स हमारे कहाँ से आएगी, इमोशन से आएगी भाई, तो ये किस में आएगा ये बताना है आपको, बताना है। संज्ञानात्मक विकास से, मनोप्रेरक विकास से, भावनात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, बस जल्दी से बताइए 52 का राइट आंसर। तो ये हमारे कहाँ से आएगी, भावनात्मक भाई, अफेक्टिव या इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अफेक्टिव डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, भावनात्मक विकास। ठीक है, इमोशन से जुड़े होती है हमारी फीलिंग्स। ठीक, 53 पे चलते हैं। द टीचर्स रोल इन मोटिवेशन इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भैया टीचर्स का मोटिवेशन होता है किसका मैटर होगा। प्लेसिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव विद द रीच ऑफ द चिल्ड्रंस, मतलब भैया की विद्यार्थियों की पहुंच के भीतर आकर्षक प्रोत्साहन रखने का। दूसरा है अराउजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चे की जो हैं उसको जो नीड्स हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको अराउज करना, उसको उत्पन्न करना, नई रुचियां उत्पन्न करना। तीसरा है क्रिएटिव न्यू इंटरेस्ट, मतलब नई रुचि इंटरेस्ट उनके उनमें पैदा करना। चौथा है चैनलिंग द एनर्जीज ऑफ लाइफ एंड अलर्ट स्टूडेंट्स इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, बताइए जल्दी से किस, मतलब चैनलिंग द एनर्जीज ऑफ लीव एंड अलर्ट स्टूडेंट्स इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, बिल्कुल भाई, रचनात्मक क्रियाकलाप में उनको एक्टिव करना। ठीक है, और सतर्क करना। बताइए जल्दी इसका राइट आंसर 53 का, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, एरोजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन। भैया जो टीचर है उसका उसका क्या, जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन में उसका रोल है, एक क्यों होता है, एरोजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों में उसकी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको उत्पन्न कर सके। 54 है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन पूछ रहा है स्कूल कैन बी कंसीडर्ड डैश ग्रुप एज फॉर एज सोशलाइजिंग एजेंसी। बताइए, स्कूल पूछ रहा है कि कौन सी एजेंसी है, मैंने कल बताया था इसके बारे में, फिर से यहाँ से सेकेंडरी हो जाएगी भैया ये, क्या इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या सेकंड हो जाएगा। चलिए अब 55 पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन पूछ रहा है कविता is a student who can think logically about hands-on problems and organize things into categories and series, मतलब कविता एक भैया स्टूडेंट है जो कि लॉजिकली थिंक कर सकती है और जो हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकती है, उनको कैटेगराइज कर सकती है, उनको क्रम से लगा सकती है। ऑल्सो अंडरस्टैंड, अपने पास्ट को भी समझती है, प्रेजेंट को भी समझ सकती है, फ्यूचर को भी समझ सकती है। सी इज एट विच स्टेज पियाजे, पियाजे के अनुसार ये कौन सी स्टेज में है, जल्दी से बताइए। देखिए, सीरिएशन जहाँ पे मतलब क्रम से कोई चीज़ लगा सकें, अरेंज कर सके, कैटेगराइज कर सके, ये कौन सी स्टेज आएगी प्रिया जी की, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि भैया ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल बच्चा सोचने लगता है, तार्किक चिंतन आ जाती है उसमें। ठीक है, सीरिएशन आ जाता है, क्रम से चीज़ों को लगाना आ जाता है, कैटेगराइज करना चीज़ों को आ जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट को पास्ट को प्रेजेंट के साथ कोरिलेट करके वो समझ सकती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये किस में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे चलते हैं 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है। करिकुलम इज पर्सपेक्टिव वाइड, सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव नेचर, जो पाठ्यचर्चा होती है भैया विहित होती है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है प्रकृति में कैसा डिस्क्रिप्टिव होता है।
बोथ करिकुलम एंड सिलेबस आर फ्रेम्ड बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट, मतलब जो परिचर्चा और पाठ्यक्रम दोनों होते हैं भैया, ये जो हमारे शैक्षणिक विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। थर्ड, बोथ करिकुलम एंड सिलेबस आर वेरी ब्रॉड इन नेचर, सिलेबस और मतलब करिकुलम जो होता है दोनों काफ़ी मतलब ब्रॉड होते हैं। फोर्थ, curriculum includes the planned and guided learning experience while syllabus prepared an outline of course of studies। यही राइट आंसर हो जाएगा कि जो परिचर्चा होती है हमारी एक प्लान्ड और गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, जबकि सिलेबस जो होता है हमारा एक आउटलाइन होता है कि कौन से कोर्स ऑफ स्टडीज को कितने समय में पढ़ाना है। ठीक है, मतलब कितना पढ़ना है हमें। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या होगा? थर्ड होगा। थर्ड क्या है? बोथ करिकुलम एंड सिलेबस आर वेरी ब्रॉड इन नेचर। ठीक, इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, लेकिन 56 में इन्होंने माना है थर्ड, ये मुझे डाउट है। इसका राइट आंसर फोर्थ होना चाहिए कि क्योंकि भाई जो परिचर्चा होती है इसमें हमारे गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं चीज़ें, जबकि सिलेबस में हमारा एक आउटलाइन होता है। ठीक है, कोर्स ऑफ स्टडीज हमें क्या प्रस्तुत पढ़ाना है। चलिए कोई नहीं, डिपार्टमेंट ने जो माना है भाई थर्ड माना है, मैं ऑफिशियल आंसर की को मैच करते हुए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर चीज़ों को। 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें से पूछ रहा है अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है, बताइए। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट। ये क्या मदद करता है बच्चों की कि जो उनका स्ट्रेंथ, कौन सा एरिया उनका मजबूत है और कौन सी एरिया में उनको लर्निंग की नीड है। सेकंड है, इट एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट मेक एरर्स, मतलब यह आशा करता है कि बच्चे गलतियां करें। इट इज जजमेंटल, यह निर्णयात्मक होता है। फोर्थ है, इट परमिट्स पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट, यह सपाटी आकलन और स्व आकलन की अनुमति देता है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, इट इज जजमेंटल। ठीक, इट इज जजमेंटल। ठीक, आगे चलते हैं। 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। आपके सिलेबस में दिया है कि निम्न में से दक्षता आधारित अधिगम के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बताइए। सीकिंग पीयर असिस्टेंट, मतलब सहपाठी की अगर मदद ले रहे हैं तो यह कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच लर्निंग में आएगा। लर्निंग एट ऑन पेस, मतलब अपनी गति से सीखना। मेमोराइजिंग फार्मूले, फार्मूला को रट लो। प्रैक्टिसिंग मास्टरी लर्निंग, मतलब प्रवीणता अधिगम के अभ्यास करना, भैया मास्टरी किसी चीज़ में हासिल करना। बताइए कौन सा इसमें से कौन सी चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा? मेमोराइजिंग फार्मूले, फार्मूला रटना इसमें नहीं आएगा। अपनी गति से सीखना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, सहपाठी की सहजता से सीखना, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना, ये सब किस में आएगा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में आएगा। 59 पे चलते हैं। एक्सपेरियंशियल लर्निंग इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज, जो अनुभवात्मक अधिगम होता है उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? इसका रीजन बताइए जल्दी से। क्योंकि इट एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब यह निर्देश करता, मतलब कि स्व निर्देशित, मतलब खुद से पढ़ो भैया। ठीक है, खुद अधिगम को बढ़ावा देता है, खुद से पढ़ने के अधिगम को बढ़ावा देता है। इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नॉट ऑन द आउटकम। ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर फोकस करता है, ना कि आउटकम क्या होगा उसका। ठीक है, बच्चे को क्या सिखाना है वो उस पर फोकस नहीं करता। थर्ड है, इट इनकॉर्पोरेट्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इनटू द क्लासरूम्स। ये कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है। चौथा है, आईसीटी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। बताइए जल्दी से, आईसीटी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये बिल्कुल ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करता है, ना कि आपको क्या आउटकम पाना है। ठीक है, हम सिखा रहे हैं जो उस पर फोकस करता है। 60 पे आ गए। वॉट विल बी योर अप्रोच इफ स्टूडेंट इंटरप्ट इन योर क्लास। आपका अप्रोच क्या होगा? कोई बच्चा आपके क्लास को डिस्टर्ब करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, बताइए जल्दी से। आप उसे कक्षा से बाहर कह देंगे जाओ बाहर निकलो, आप कहेंगे कि नहीं एक्स्ट्रा होमवर्क ले लो, तुम ज़्यादा होमवर्क करो, आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप उसके कारणों का आकलन करेंगे और उसका समाधान करेंगे। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा भैया। उसका असेसमेंट करेंगे और उसके कारण जानेंगे कि काहे ऐसा कह रहा है बच्चा। ठीक है, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 61 में आ गए।
रीड द फॉलोइंग, टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, बी स्टूडेंट्स मेनली वर्क कोलैबोरेटिवली, असेसमेंट इज बेंचमार्क। कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट विच अप्रोच, मतलब अध्यापक जो है फैसिलिटेटर है, स्टूडेंट जो है वो मतलब कोलैबोरेटिव, मतलब एक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। असेसमेंट क्या है, एक बेंच मार्क है। बताइए जल्दी से ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। डीबीएस में प्रोडक्ट्स आर सब एज्यूम्ड बाय प्रोसेस कंसिडरेशन। बताइए जल्दी से, मतलब जो प्रक्रिया पर विचार करने के द्वारा उत्पादों को सम्मिलित कर लिया जाता है। बताइए किसका है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, रेशनलिज्म है। बताइए किसकी विशेषता है ये। ऐसे क्वेश्चन को बस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एट्रीब्यूट्स ऑफ सम फेनोमेना आर क्वांटिफाइड। मतलब असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी फेनोमेना जो है बच्चे के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं होता उसको हम क्वांटिफाई कर पाते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव। मतलब असेसमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी हम जानना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड है, असेसमेंट रेफर्स टू वैल्यू जजमेंट मेड ऑन अ फेनोमेना टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ क्वांटिटीज एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। या असेसमेंट जो है ये हम एक जजमेंट का तरीका है कि मतलब इसमें हम दोनों कंसीडर करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। फोर्थ है, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग स्टूडेंट्स एंड अवार्डिंग ग्रेड्स। जो असेसमेंट है एक प्रोसेस है बच्चों का एग्जाम लेने का या उनको अवार्ड करने का, ग्रेड अवार्ड करने का। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर 62 का क्या हो जाएगा। 62 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्या सेकंड हो जाएगा भैया। ये आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कि बच्चे को क्या पता है, हमें अगर पता है कि वो उसको पता है कि नहीं पता है। 63 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर मेड ए टेस्ट। इसमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है एक टीचर द्वारा मतलब बनाए गए परीक्षण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। इट कन्वर्ट्स लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, यह सीमित छात्रों में मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है। दूसरा, इट में हेल्प आइडेंटिफाइंग लर्नर्स डिफिकल्ट्स ऑफ द पीपल्स, मतलब यह विद्यार्थियों की जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं उनको पहचान करने में सहायता करता है। इट कंटेन वैरायटी ऑफ आइटम्स, या बहुत प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं इसमें। चौथा, इट मे बी यूज फॉर वाइड रेंजिंग कंपेरिजन, मतलब ये कंपेरिजन करने के लिए हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। बताइए जल्दी से। 63 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं 64 में। रीड द फॉलोइंग, स्टूडेंट्स डज असाइनमेंट इन हर हॉन इन हर एंड हिज ऑन पेस। मतलब जो बच्चे होते हैं अपने जो असाइनमेंट है अपने गति के अनुसार करते हैं। स्टूडेंट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर केयरफुली, बच्चे जो हैं वो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करते हैं। स्टूडेंट शेयर द आइडियाज विद अदर्स, जो बच्चे हैं वो दूसरों के साथ आइडिया शेयर करते हैं अपना। दी स्टूडेंट्स आर अचीविंग वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो बच्चे हैं वो क्या एक वाइड रेंज ऑफ, एक जो विद्यार्थी हैं एक व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा राइट आंसर है। 64 का राइट आंसर आपको बताइए। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। स्टूडेंट डज असाइनमेंट इन हर और हिज ऑन पेस, जो भी विद्यार्थी है अपनी गति से दिया गया कार्य या जो असाइनमेंट होता है करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 65 है, वॉट विच इज नॉट इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ स्कीम ऑफ लेसन। बताइए इसमें से कौन सी मतलब जो स्कीम ऑफ लेसन है, लेसन प्लान बनाने के लिए, कोई पाठ्य योजना बनाने के लिए इसमें से कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द स्कूल ड्यूरिंग एन एकेडमिक सेशन, मतलब कितने वर्किंग डेज हैं स्कूल में एक एकेडमिक सेशन में। सेकंड है, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्कूल वैकेशन, कितने दिन छुट्टियां हैं। थर्ड है, नंबर ऑफ डेज स्पेंड फॉर कंडक्टिंग एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कितने दिन लगे हैं कि जो मतलब कितने दिन लगे जो एनुअल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में। चौथा, नंबर ऑफ पीरियड्स अवेलेबल फॉर टीचिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब एक कितने पीरियड अवेलेबल है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। बताइए जल्दी से। 65 का राइट आंसर आप बताइए।
इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल भैया, कि एक वार्षिक परीक्षा आयोजित करने में बीते दिनों की संख्या कितनी हुई, ये कंसीडर नहीं किया जाता, ये रिक्वायर्ड नहीं है लेसन प्लान बना पार्ट जो पढ़ाने के लिए, अब मतलब पाठ योजना प्रिपेयर करने के लिए। चलिए 66 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एक्वायर्स वेरियस हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मतलब अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है भाई जिसमें जो व्यक्ति है आदतें ज्ञान सीखता है और उसमें ग्रोथ मतलब जो अभिवृत्ति है उसको अर्जित करता है। सेकंड है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिएटिविटी एमंग चिल्ड्रन। भैया लर्निंग जो अधिगम एक प्रोसेस है बच्चों में क्या रचनात्मकता को क्या करना, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। थर्ड लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी। अधिगम व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करता है। फोर्थ है लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और मॉडिफाइड थ्रू ट्रेनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है अधिगम जिसके द्वारा ट्रेनिंग के माध्यम से आपके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है या मॉडिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। अधिगम बच्चों में रचनात्मकता को अभिप्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, 67 पे चलते हैं। हाउ मेनी बिहेवियर्स बी इंक्लूडेड इन सिंगल ऑब्जर्वेशन सो दैट इट इज मोर साइंटिफिक एंड वैलिड। मतलब एक एकल अवलोकन में कितने व्यवहार शामिल किए जाएं ताकि वह वैज्ञानिक मतलब वैलिड हो और साइंटिफिक हो। बताइए, 1 और 2, 3, 4, एस मेनी एज डिजायर्ड। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला इज द राइट आंसर, 1 और 2, एक या दो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 68 है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग। बताइए जल्दी से। मतलब समान योग्यता समूह का एक लाभ क्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। पॉसिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग रेमेडियल एक्टिविटी, मतलब उपचारात्मक क्रिया का निर्माण करने की संभावना। रिडक्शन ऑफ एबिलिटी गैप बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के बीच योग्यता अंतर की कमी, मतलब जो भी जो एबिलिटी गैप है उसमें कमी। लर्निंग एट चिल्ड्रंस ऑन पेस, बच्चे जो अपनी तरीके से अपनी गति से सीख रहे हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कॉपरेशन एमंग ग्रुप मेंबर्स, मतलब बिल्कुल भाई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि ग्रुप मेंबर्स के बीच ज़्यादा कॉपरेशन करना। बताइए इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, इस सिमिलरिटी सिमिलर एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एक है, इसमें से कौन सा फायदा इसका नहीं है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या है सेकंड? रिडक्शन ऑफ एबिलिटी गैप बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के बीच योग्यता अंतर की कमी। ठीक है, आगे चलते हैं 69 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए इनमें से कौन सी एक स्ट्रेटेजी किसका भाग नहीं हो सकता, बताइए जल्दी से। अवलोकन, सहपाठी आकलन, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया या विद्यार्थियों के काम का विश्लेषण। जल्दी से बताइए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सहपाठी आकलन। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग। अ मेंटली चैलेंज चाइल्ड कैन, एक भैया मानसिक रूप से कमजोर बालक कर सकता है। अटेन मास्टरी लाइक एनी अदर चाइल्ड, क्या दूसरों बच्चों के जैसा मतलब एक मास्टरी हासिल कर सकता है। नॉट अटेन मास्टरी एट ऑल, मास्टरी वो हासिल ही नहीं कर सकता। अटेन मास्टरी बट वुड नीड मोर टाइम, मास्टरी अचीव कर सकता है लेकिन उसको थोड़ा समय चाहिए। चौथा है अटेन मास्टरी विथ अल्टरनेटिव सुटेबल एनवायरमेंट एंड मेथड, मतलब वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि में प्रवृत्ता, मतलब एक ऐसा उसका वातावरण दे दीजिए, उसके अल्टरनेटिव्स दे दीजिए उसको, तब वो मास्टरी हासिल कर लेगा। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बिल्कुल फोर्थ हो जाएगा भैया, उसको वो मास्टरी अचीव कर लेगा अगर आप उसको अल्टरनेटिव और एक सुटेबल एनवायरमेंट और एक विधि मेथड, सुटेबल मेथड उसको दे देंगे। ठीक है, चलिए 71 पे चलते हैं। रेगुलर मेडिटेशन हेल्प्स इन, भैया अगर आप नियमित ध्यान कर रहे हैं, डेली ध्यान कर रहे हैं तो क्या होगा उससे, बताइए जल्दी से। ये आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल मेंटल हेल्थ, आप मेंटली सही रहेंगे अगर ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेंटली आप सही रहेंगे। 72 है हु इज एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। भैया देखिए पीडब्ल्यू बिल 2016 रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अनुसार किस एज तक के बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए।
ठीक है, ये पूछा है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 6 से 14 साल। ठीक है, 6 से 14 साल। आगे चलते हैं 74 पे। सॉरी 72 है ना, 72 6 से 18 साल। ठीक है, 6 से 18 साल, 6 से 18 साल। 73 पे चलते हैं। 73 है, द रोल ऑफ स्कूल इन एड्रेसिंग डिसेबिलिटी रिलेटेड इशूज, मतलब ये जो डिसेबिलिटी रिलेटेड इशूज हैं उसमें स्कूल की क्या भूमिका है, उसके समाधान में, ऐसे संबंधी मुद्दे जो हैं उनके समाधान में विद्यालय की क्या भूमिका है। अपैथी दे सिंपैथी दीजिए, भाव शून्यता दीजिए, सिंपैथी दीजिए बच्चों को, या बिना किसी भेदभाव को सभी को समान अवसर देना। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा, सभी को समान अवसर दीजिए। नेक्स्ट है 74, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बताइए जल्दी से। मतलब मनोवैज्ञानिक सामाजिक स्वस्थता, मतलब साइकोलॉजिकली आप ठीक रहें। इट इज कॉग्निटिव बिहेवियर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सही हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर आप संज्ञानात्मक रूप से, व्यवहारगत रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं तो आप क्या है, मेंटली आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, इसका राइट आंसर सेकंड ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 75 पे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है मॉर्निंग शिफ्ट का। देखिए, हाइड्रोसिफेलस के बारे में पूछा है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, बताइए जल्दी से। इसमें 75 में, इसमें क्या होता है कि इट इज क्रैनियल एनोमली लीडिंग टू एक्यूमुलेशन, एक फ्लूइड होता है, मैंने बताया था। अगर मॉर्निंग शिफ्ट जिसने देखा होगा उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट है कि भैया जो हाइड्रोसिफेलस होता है इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है, एक सर से मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड ब्रेन में हमारे एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 76 पे। पुअर हैंडराइटिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब अगर आप गलत गंदा हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, खराब लेखन एक किसकी प्रक्रिया है, आपको डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कल्कुलिया है, डिस्प्रैक्सिया है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल आपको डिस्ग्राफिया है। ठीक है, क्या डिस्ग्राफिया। 77 पे चलते हैं। स्कूल्स आर फेसिंग चैलेंजेस इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशूज ड्यू टू, बताइए जो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो स्कूल्स हैं ये चैलेंजेस, कैसे चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस को फेस करें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बताइए। विद्यालय किसके कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बताइए। धनराशि की कमी है उनके पास, पैसे की कमी है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है उनके पास, अवेयरनेस की कमी है, इलिटरेट पेरेंट्स हैं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल भाई, उनके पास लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 78 पे। डैश इज द एग्जाम्पल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें से बौद्धिक अयोग्यता का एक उदाहरण कौन सा है, बताइए। लो विजन है, कम देख पा रहे हैं, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है, गतिक क्षति है, लो हियरिंग है, कम सुनने की क्षमता है, या ऑटिज्म है, बताइए जल्दी से। ऑटिज्म है, एक प्रकार का क्या है, एक स्वलीनता है। ठीक है, ऑटिज्म है। 79, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट इज नॉन एज, अगर आपके पास कोई शरीर के किसी भाग का नहीं है तो उसको क्या कहेंगे आप, बताइए उसको क्या कहेंगे। 79, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इसको हम कहेंगे हैंडीकैप कहते हैं। ठीक है, क्या विकलांगता बोलते हैं। 80 है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल इज, मतलब विद्यालय में जो परामर्श देने का मूल सिद्धांत क्या है, कॉपरेशन सहयोग करना, एम्पिरिकल एविडेंस मतलब अनुभवजन साक्ष्य प्रदान करना, एक्सेप्टेंस करना, डाटा कलेक्शन, बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, ताकि बच्चे एक्सेप्ट कर सकें। इसका बेसिक काउंसलिंग, काउंसलिंग अगर आप कुछ कर रहे हैं, बच्चा कुछ कैसे कर रहा है, बच्चे को एक्सेप्ट कर सके कोई भी चीज़ जो भी कर रहा है वो। 81 है, अ टीचर एज अ लीडर, चलिए, अ टीचर एज लीडर में नॉट बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, एनुअल कैलेंडर प्लानिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, इनिशिएटिंग, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक के नेतृत्वकर्ता के रूप में किससे जुड़ा नहीं जा सकता, बताइए। कैलेंडर बनाने में, कोचिंग में, ज्ञान गुरु होने में, प्रारंभकर्ता बनने में, बताइए जल्दी से।
81 का राइट आंसर बताइए। 81 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या, वार्षिक कैलेंडर बनाने में। 82 है, एकेडमिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स इज बेस्ट इंश्योर्ड बाई, मतलब सभी अधिगमकर्ता हैं जो उनका एकेडमिक पार्टिसिपेशन है किससे बेस्ट इंश्योर्ड किया जा सकता है, टीम टीचिंग से, टीम बिल्डिंग बेस्ड टीचिंग से, फील्ड ट्रिप मेथड ऑफ टीचिंग से, या डिमोन्स्ट्रेशन मेथड से, जल्दी से बताइए। टीम बिल्डिंग बेस्ड टीचिंग से, मतलब आप ऐसी चीज पढ़ाई करिए भैया कि जिससे समूह निर्माण आधारित प्रशिक्षण, मतलब बच्चों को ग्रुप में बैठाइए तो इससे क्या होगा, एकेडमिक पार्टिसिपेशन में क्या होगा, लाभ होगा। 83 है, अ गुड टीचर शुड ऑलवेज बी, एक अच्छा टीचर को कैसा होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, रूल के खिलाफ एकदम, रूल से एकदम सख्त होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जोवियल होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या पहला हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए भैया, परिवर्तन हो सके, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ों को हैंडल कर सके। 84, व्हाट इज द पार्ट ऑफ, व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ टीचर, मतलब इसमें से कौन सा पार्ट एक निर्देशात्मक भूमिका का हिस्सा नहीं है। यूजिंग इजी लैंग्वेज, आसान भाषा यूज करना, गिविंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा विस्तृत सूचना दे देना, या क्लियरिंग डाउट्स, डाउट को क्लियर करना, या एवेल्युएशन मूल्यांकन करना, बताइए जल्दी से। इसमें से कौन सा रोल ऑफ टीचर नहीं है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, मूल्यांकन करना। 84 है ना, मूल्यांकन करना जो है ये क्या है, ये निर्देशात्मक भूमिका का हिस्सा नहीं है मूल्यांकन करना। ठीक है, 85 पे चलते हैं। स्कूल प्रिंसिपल सजेस्टेड 4 वेज ऑफ विजन बिल्डिंग एमंग टीचर्स, विच वन यू कंसीडर द बेस्ट, एक भैया प्रिंसिपल जो स्कूल हैं वो विजन बना रहे हैं, विजन बिल्डिंग के लिए मतलब 4 तरीका बताते हैं टीचरों को कि इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके अनुसार इसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है, बताइए जल्दी से। विजिटिंग नियर बाई स्कूल, निकट स्कूलों में जाना, नोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है इसको जानना, थर्ड रीडिंग बुक ऑन सम टॉप स्कूल्स, कुछ मतलब किताबें पढ़िए जो अच्छे स्कूल्स हैं उनके बारे में, डिस्कस विथ एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, बताइए जल्दी से आपके अनुसार इसमें बेस्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग बुक ऑन सम टॉप स्कूल्स। ठीक है, आगे चलिए। 86 है, होम विल यू नॉट इंक्लूड इन क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते समय आप इसमें से किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास पास आउट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्कूली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पास एक व्यक्ति को, स्टाफ मेंबर्स को, या टैलेंटेड चिल्ड्रन जो आपकी कक्षा के हैं टैलेंटेड बच्चे, या वीक चिल्ड्रन को, बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या, फर्स्ट क्लास पास आउट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो भैया स्कूल प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पास व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि इसको हम किसका स्कूल डेवलपमेंट प्लान का उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बनाते समय। 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर डेवलपमेंट फोरम, इसमें से कौन सा एक शिक्षक विकास मंच नहीं है, बताइए। सब्जेक्ट क्लब, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पीटीए, टीचर एसोसिएशन होता है, इंसेक्टिव टीचर्स, इन सर्विस टीचर वर्कशॉप्स, बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा एक जो टीचर डेवलपमेंट फोरम का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्या पहला, सब्जेक्ट क्लब्स। ठीक है, विषय क्लब, बाकी तीनों टीचर डेवलपमेंट फोरम का हिस्सा हैं। इन क्लास वी पांचवी में, कक्षा पांचवी में, विच सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, टीजीटी का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए जल्दी से। ड्राइंग, पेंटिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, मोरल एजुकेशन, मैथमेटिक्स। 88 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। 89 है, Which one of the following may help maximum in developing thinking and reasoning ability among students, मतलब इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चे के थिंकिंग को डेवलप करने के और उसकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। इसे राइटिंग, टीचर टीचिंग टॉपिक्स ऑन स्पेस साइंस, या लर्निंग बायोलॉजी, बायोलॉजी सिखाने से, लर्निंग हिस्ट्री, हिस्ट्री सिखाने से, बताइए जल्दी से। 89 का राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या सेकंड हो जाएगा, टीचिंग टॉपिक्स ऑन स्पेस साइंस। 90 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग कम्युनिटी, इसमें से कौन एक अधिगम समुदाय नहीं है, बताइए। डिस्कशन ग्रुप इन लोकेलिटीज, अपने लोकेलिटीज में ग्रुप में डिस्कशन करना। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रुप, मतलब संकाय विकास कार्यक्रम समूह करना। डिस्कशन इन स्कूल डेवलपमेंट प्लान कमेटी। डिस्कशन इन पेरेंट टीचर मीटिंग, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, अभिभावक शिक्षकों की बैठक में चर्चा। ठीक है, आगे चलते हैं 91 में। आफ्टर इंडिपेंडेंट द इशूज ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन बेस्ट एड्रेस्ड बाय होम, मतलब हमारी आज़ादी के बाद जो अनटचेबिलिटी है ये सबसे अच्छा किसके द्वारा एड्रेस किया गया, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, स्कूल के द्वारा, रिलीजियस बॉडीज के द्वारा, या मास मीडिया के द्वारा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, हमारे स्कूल के द्वारा। ठीक है, 92 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इम्प्लाइज दैट, मतलब एकीकृत पाठ्यचर्चा की संकल्पना का निहितार्थ क्या है, टीच फिजिक्स एंड मैथ्स टुगेदर, मैथ और फिजिक्स को दोनों एक साथ पढ़ाना। डू नॉट गो फॉर टीचिंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, विशेषज्ञ वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको मत पढ़ाइए। टीच ऑल सब्जेक्ट बेस्ड एक्सपेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक एट द सेम टाइम टुगेदर, मतलब एक शीर्षक के विषय पर आधारित सभी आयामों को इकट्ठा मिलाकर साथ पढ़ाइए। चौथा है टीच नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड टुगेदर, ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि को साथ साथ बच्चे को पढ़ाइए। 92 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। टीच ऑल सब्जेक्ट बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक एट द सेम टाइम टुगेदर, मतलब एक शीर्षक के विषय के आधारित सभी आयामों को क्या इकट्ठा मिलाकर साथ पढ़ाइए। 93 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसी शुड बी स्ट्रेंथन फर्स्ट एट प्राइमरी स्कूल लेवल, प्राथमिक स्तर में निम्न में से निपुणता को मजबूत करने पे पहले किसको ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सोशल साइंस पे, इन्वायरमेंटल साइंस पे, लैंग्वेज एंड मैथ्स पे, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्या, लैंग्वेज एंड मैथ्स पे। ठीक है, बच्चे को प्रोफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथन पे, जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे हो। चलिए इस पे चलते हैं 94 पे। शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी से हमारा क्या तात्पर्य है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, शिक्षण की कला और विज्ञान। ठीक है, टीचिंग ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक, 95 पे चलते हैं। व्हेन एन एक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज वाज मेड, मतलब ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम कब बना, बताइए जल्दी से। सीधा इसका बाद 2009 में, आरटीई 2009। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 96 पे। विच डॉक्यूमेंट टेकन ऑफ डेवलपिंग एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स बिसाइड टेक्स्ट बुक एट स्कूल लेवल, स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ाने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों का विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज, मतलब जो बुक हैं प्राइमरी लेवल पर उसको इंटरेस्टिंग बनाने और उनको क्या, उनका जो जो पाठ्यक्रम है, उनका पाठ्य पुस्तक है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाना, और उनको क्या हुआ कि मतलब स्कूल से हट के भी, मतलब स्कूल के जो चीज़ें हैं उससे बाहर की भी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएं, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, या कौन से डॉक्यूमेंट में एड हुआ, कोठारी कमीशन में, एनपी 1986, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर एनसीएफ 2005 हो जाएगा। ठीक है, स्कूल को बाहरी चीज़ों से जोड़ना एनसीएफ 2005 ही कहता है। 97 है। विच डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड वर्क एक्सपीरियंस एज अ कंपलसरी एक्टिविटी एट स्कूल लेवल, बताइए स्कूल स्तर पर कार्यानुभव को अनिवार्य क्रियाकलाप बनाने की को किस दस्तावेज में कहा गया। कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, एनसीएफ 2005। बिल्कुल, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या पहला हो जाएगा, कोठारी कमीशन। 98 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन शुड बी डिस्करेज्ड इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, बताइए जल्दी से।
स्कूल के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन को हतोत्साहित करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? जल्दी से बताइए। 98 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा? समेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन। इसको हमको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है। 99 है, विच कमीशन गिव द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स? बहुउद्देशीय विद्यालयों का विचार किस आयोग ने दिया था? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, बिरला अंबानी कमीशन, मंडल कमीशन? जल्दी से बताइए। 99 का आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या? मुदालियर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, एनईपी 2020 चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 8 विल कम अंडर? जो बच्चे एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, ये किस स्तर में आएंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्री प्राइमरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, लोअर प्राइमरी स्टेज? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ये आएंगे बुनियादी स्तर पे, जिसपे एफएलएन सिखाया जाता है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज पे। तो चलिए, आज का 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आपको शाम तक ईवीएस की वीडियो मिल जाएगी 20 क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही 80 नंबर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। यहाँ से मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको आइडिया हो कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चीज़ें क्वेश्चन आसान है, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। आप समझ जाएंगे तो खुद ही कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप खुद समझ जाएंगे चीज़ों को। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पे। अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, एक प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।